नमस्कार। आज हम जेन ऑस्टन के नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। पहला है, हु इज़ द हीरो इन द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस का नायक कौन है? चार्ल्स बिंगले, डार्सी, जॉर्ज बिकहम या फिर मिस्टर कॉलिंस। और ये आसान सा सवाल है तो आपको मालूम ही होगा कि प्राइड एंड प्रेजुडिस का हीरो डार्सी है। नेक्स्ट, हु इज़ द हीरोइन इन द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो इसकी हीरोइन कौन है? एलिजाबेथ बेनेट, जेन बेनेट, लिडिया बेनेट और कैथरीन बेनेट। तो ये भी आप लोगों को मालूम ही है कि एलिजाबेथ बेनेट प्राइड एंड प्रेजुडिस की हीरोइन है। और इन दोनों के ही कैरेक्टर स्केच मैं अपलोड कर चुकी हूँ, क्योंकि तब तक मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि यूनिवर्सिटी से सर्कुलर भी नहीं आया था कि आपका एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा। तो इन दोनों के कैरेक्टर स्केच मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, वो आगे किसी के काम आएंगे। फिर है थर्ड क्वेश्चन, हु इज़ द विलेन इन द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो खलनायक कौन है प्राइड एंड प्रेजुडिस उपन्यास का? चार्ल्स बिंगले है, फिट्जविलियम डार्सी है, जॉर्ज विकहम है या फिर मिस्टर कॉलिंस है। तो आप देखते हैं कि यहाँ नेगेटिव कैरेक्टर कौन है? जॉर्ज विकहम है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, सी। फोर्थ क्वेश्चन है, मिस्टर बेनेट हैज़। मिस्टर बेनेट के पास हैं 4 मैरिड डॉटर्स, 5 अनमैरिड डॉटर्स, 5 मैरिड डॉटर्स, 2 सन्स, 3 अनमैरिड डॉटर्स। तो अगर आपने नॉवल पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि मिस्टर बेनेट की कितनी बेटियां थीं? 5 थीं। लेकिन वो 5 बेटियां मैरिड नहीं थीं, अनमैरिड थीं। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा बी, 5 अनमैरिड डॉटर्स। नेक्स्ट, मिसेस बेनेट इज एन एजुकेटेड वुमन, वाइज वुमन, फुलिश वुमन, सिविलाइज्ड वुमन। तो मिसेस बेनेट का कैरेक्टर अगर आपने नॉवल पढ़ा है तो देखा होगा कि वो थोड़ी सी कुछ चीज़ों को लेकर बड़ी ऑब्सेस्ड रहती हैं। उनकी बेटियों की बस शादी हो जाए, अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, कौन रहने आया है। तो उनके व्यवहार को देखकर वो लगता है कि ना तो वो वाइज वुमन है, ना वो एजुकेटेड वुमन है, ना वो सिविलाइज्ड वुमन है, क्योंकि उनका व्यवहार कई बार बड़ा अजीब होता है। तो वैसे तो किसी को फुलिश कहते हुए बुरा लगता है, लेकिन यहाँ जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनके अनुसार वो फुलिश वुमन ही हैं। तो हमारा जवाब होगा सी। फिर है, मिस्टर बेनेट्स 5 अनमैरिड डॉटर्स आर। तो मिस्टर बेनेट की जो 5 अनमैरिड बेटियां हैं उनके नाम क्या क्या हैं? जेन एलिजाबेथ, लिडिया, शार्लट एंड मैरी, जेन एलिजाबेथ, लिडिया, रोज एंड मैरी, जेन एलिजाबेथ, लिडिया, जॉर्जियाना एंड कैथरीन, जेन एलिजाबेथ, लिडिया, मैरी एंड कैथरीन। तो आपको याद होगा कि जो उनकी बेटियां हैं, यानी एलिजाबेथ बेनेट जो हीरोइन है, उसकी सिस्टर्स कौन कौन हैं? शार्लट तो उसकी फ्रेंड है, और ये जो जॉर्जियाना है ये डार्सी की सिस्टर है। तो अब आपने देखा कि उनकी एलिजाबेथ बेनेट की सिस्टर्स कौन कौन हैं, यानी मिस्टर बेनेट की जो पुत्रियां हैं उनके नाम क्या हैं? जेन, एलिजाबेथ, लिडिया, मैरी और कैथरीन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनके नाम ज़रूर याद रखिएगा, पांचों के, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। जैसे कि 4 लड़कियों के नाम दे दिए और फिर पूछा कि इनमें से कौन मिस्टर बेनेट की बेटी नहीं है, इस तरीके से भी आ सकता है। तो ये ज़रूर इनके कैरेक्टर्स के नाम आप याद कर लीजिए। फिर है, हु सेड्यूसेस डार्सी सिस्टर। डार्सी की बहन को कौन सेड्यूस करता है? और डार्सी की बहन मैंने आपको अभी बताया था ना कौन थी? जॉर्जियाना। ये तो उसको कौन सेड्यूस करता है? अभी बात हुई थी ना, बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर है जो खलनायक है, उसकी बात हुई थी क्वेश्चन नंबर 3 में। तो वही व्यक्ति है जो डार्सी की बहन को सेड्यूस करता है। और इनमें से कौन है वो? चार्ल्स बिंगले, फिट्जविलियम, जॉर्ज विकहम या फिर मिस्टर कॉलिंस। आपने पहचान ही लिया होगा कि वो जॉर्ज विकहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इलोप्स विद लिडिया। लिडिया को लेकर कौन भाग जाता है? चार्ल्स बिंगले, फिट्जविलियम डार्सी, जॉर्ज विकहम या फिर मिस्टर कॉलिंस। तो आप देखते आ रहे हैं कई बार आपका पाला पड़ चुका है इस कैरेक्टर से, नेगेटिव कैरेक्टर है। अब किसी की बेटी को लेकर कोई भला आदमी तो भागेगा नहीं, है ना? नेगेटिव कैरेक्टर होगा वही भागेगा, वही ऐसा काम करेगा। तो नेगेटिव कैरेक्टर आप पहचानते ही हैं कि कौन है?
वो है जॉर्ज विकहम। कई बार इसका नाम आएगा, खलनायक इस कहानी का वही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हुआ जॉर्ज विकहम। फिर मिसेस बेनेट्स ओनली गोल ऑफ लाइफ, मिसेस बेनेट का एकमात्र जीवन का उद्देश्य क्या है? टू सी, देखना। क्या? हर डॉटर्स एजुकेटेड, अपनी पुत्रियों की शिक्षा दीक्षा, कि उनकी पुत्रियां शिक्षित हो जाएं। हर डॉटर्स एम्प्लॉयड, उनकी पुत्रियों को रोजगार मिल जाए, वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। हर डॉटर्स मैरिड, उनकी पुत्रियों की शादी हो जाए। हर डॉटर्स सिविलाइज्ड, उनकी पुत्रियां सभ्य बने। तो आपने देखा ही था कि मिसेस बेनेट का जो जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है कि उनकी पुत्रियों की शादी हो जाए, बस। शिक्षित हों ना हों, जॉब करें ना करें, और जॉब तो करना उस वक्त वैसे भी लड़कियों के लिए उचित नहीं माना जाता था। तो उनका एकमात्र उद्देश्य है जीवन का कि उनकी बेटियों की शादी हो जाए। तो हमारा जवाब है सी। नेक्स्ट, लेडी कैथरीन डी बोरोज एस्टेट इज़ कॉल्ड। लेडी कैथरीन डी बोरो का जो एस्टेट है, वैसे यहाँ ई और आना चाहिए, एस्टेट, वो उसका नाम क्या है? पेम्बरले, लॉन्गबॉर्न, रोजिंग्स या फिर लंदन? तो उनके एस्टेट का नाम है रोजिंग्स, यानी जवाब हुआ हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडी कैथरीन डी बोरो इज़। लेडी कैथरीन डी बोरो कौन है? चार्ल्स बिंगलेज आंट, डार्सीज आंट, जॉर्ज विकहम्स आंट या फिर मिस्टर कॉलिंस आंट? तो लेडी कैथरीन डी बोरो आपको याद होंगी, आपने अगर पढ़ा है तो नॉवल, वो डार्सी की आंट हैं। तो हमारा जवाब हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिज़विलियम इज़। फिज़विलियम है चार्ल्स बिंगलेज कज़न, डार्सीज कज़न, जॉर्ज विकहम्स कज़न या फिर मिस्टर कॉलिंस कज़न? तो फिज़विलियम आपको मालूम है डार्सी का कज़न है, तो हमारा जवाब हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शार्लोट ल्यूकस इज़। शार्लोट ल्यूकस कौन है? चार्ल्स बिंगलेज वाइफ, डार्सीज वाइफ, जॉर्ज विकहम्स वाइफ, मिस्टर कॉलिंस वाइफ? वो मिस्टर कॉलिंस की पत्नी है। पहले तो मिस्टर कॉलिंस ने एलिजाबेथ बेनेट को प्रपोज किया था, उससे शादी करना चाहता था, और एलिजाबेथ बेनेट के घर वाले भी चाहते थे कि कॉलिंस से शादी कर ले एलिजाबेथ बेनेट, ताकि घर की जो संपत्ति है वो घर में ही रहे। लेकिन एलिजाबेथ बेनेट ने तो इनकार कर दिया। तो एलिजाबेथ बेनेट की जो फ्रेंड थी शार्लट ल्यूकस, उसने मिस्टर कॉलिंस से शादी कर ली। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वो व्यक्ति कौन है जिसको कि एलिजाबेथ बेनेट ने ठुकरा दिया, लेकिन उसकी फ्रेंड ने शादी कर ली, शार्लट ल्यूकस ने। तो आपको ये याद रखना है कि वो मिस्टर कॉलिंस थे जिनको कि एलिजाबेथ बेनेट ने ठुकराया, लेकिन फ्रेंड जो थी, उनकी सहेली जो थी शार्लट ल्यूकस, उसने शादी कर ली। तो यहाँ हमारा जवाब है मिस्टर कॉलिंस वाइफ है शार्लट ल्यूकस। आंसर हमारा हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज। ये एक सच्चाई है जो कि सार्वभौमिक रूप से स्वीकार की जाती है, दैट के अ सिंगल मैन, एक अकेला व्यक्ति, इन पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्च्यून, जिसके पास एक अच्छा फॉर्च्यून हो, यानी जो धनवान हो, मस्ट बी इन वॉन्ट ऑफ ए, मस्ट बी होता है, इन वॉन्ट ऑफ मीन्स उसको ज़रूरत होती है। अब किसकी ज़रूरत होती है? एक धनवान व्यक्ति जो कि अकेला है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ये शुरुआत होती है प्राइड एंड प्रेजुडिस की इस सेंटेंस से। तो अब आपको मालूम होगा अगर पढ़ा है आपने तो, कि किस चीज़ की ज़रूरत होती है एक धनवान व्यक्ति जो कि अकेला हो? हाउस, घर की ज़रूरत है उसको। हाई रेप्यूटेशन की ज़रूरत है, यानी अच्छे नाम की ज़रूरत है उसको, प्रसिद्धि की। वाइफ की ज़रूरत है, या डॉग, एक कुत्ते की ज़रूरत है, क्योंकि धनवान है तो रखवाली के लिए कुत्ता चाहिए। या फिर घर, या फिर अच्छी रेप्यूटेशन चाहिए उसको। क्या चाहिए? किस चीज़ की ज़रूरत होती है एक अकेले आदमी को? तो जवाब है वाइफ। आंसर हुआ सी। फिर है, द बेनेट फैमिली लिव्स इन द विलेज ऑफ। बेनेट फैमिली किस गांव में रहती है? पेम्बरले में, लॉन्गबॉर्न में, रोजिंग्स या फिर लंदन? तो जो बेनेट फैमिली है वो लॉन्गबॉर्न गांव में रहती है, याद रखना है। वैसे तो जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं। और फिर है नेक्स्ट, मिस्टर बिंगले व्हेन ही अटेंड्स द बॉल इन मेरिटन सीम्स टू बी क्वाइट अट्रैक्टेड टू। तो मिस्टर बिंगले जब बॉल डांस पार्टी को अटेंड करते हैं मेरिटन में, तो वो बहुत अट्रैक्टेड होते हैं किसकी तरफ? एलिजाबेथ, जेन, लिडिया या शार्लट ल्यूकस? तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट है मिस्टर बिंगले? वो जेन की तरफ अट्रैक्टेड है। तो हमारा जो आंसर है वो है बी।
फिर नेक्स्ट है हाउ डज मिस्टर डार्सी ऑफेंड एलिजाबेथ। तो मिस्टर डार्सी कैसे ऑफेंड माने चोट पहुंचाना, एलिजाबेथ को कैसे चोट पहुंचाते हैं। एट द फर्स्ट बॉल, जो पहली बॉल डांस पार्टी होती है, चोट मतलब घूसा भूसा मार के नहीं, थप्पड़ वप्पड़ मार के नहीं चोट पहुंचाते, कुछ कह के चोट पहुंचाते हैं। तो वो क्या तरीका है, ही इंसल्ट्स हर फादर, उनके पिता की इंसल्ट करते हैं। ही डांसेस विद जेन टू ऑफन, वो जेन के साथ बहुत ज़्यादा डांस करते हैं मिस्टर डार्सी। ही स्लैप्स हर, उसको थप्पड़ मारते हैं एलिजाबेथ को। ही रिफ्यूजेस टू डांस विद हर, उसके साथ डांस करने से इनकार कर देते हैं, तो थप्पड़ वप्पड़ नहीं मारते, वो एलिजाबेथ के साथ डांस करने से इनकार कर देते हैं। तो किसी लड़की के साथ डांस करने से इनकार करना वो इंसल्ट होती है उस लड़की की। हालांकि हमारे यहाँ तो नहीं डांस कर सकता कोई किसी लड़की के साथ, मिडिल क्लास फैमिली इसमें ऐसा नहीं होता, लोग अलाउ नहीं करते कि उनकी लड़की किसी लड़के के साथ, अनमैरिड बेटी ऐसे डांस करे। लेकिन यूरोप का कल्चर अलग होता है और फिर हमारे यहाँ जो हाई क्लास सोसाइटी हैं उनका कल्चर अलग होता है। तो यहाँ मिस्टर डार्सी जो एलिजाबेथ को ऑफेंड करते हैं, उसको चोट पहुँचाते हैं, वो रिफ्यूज़ करके उसके साथ डांस करने से इनकार कर देते हैं। तो हमारा जवाब क्या हुआ, डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिजाबेथ्स बेस्ट फ्रेंड इज़ नेम्ड। एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, और इससे आप परिचित हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि याद रखना ये बेस्ट फ्रेंड वही है जिसने उन महाशय से शादी कर ली थी जो कि एलिजाबेथ ने ठुकरा दिए थे। तो कौन है वो एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड, मिसेस फिलिप्स, शार्लट ल्यूकस, मिस बिंगले या फिर मिसेस गार्डिनर। तो आपको याद होगा कि शार्लट ल्यूकस है, तो हमारा जवाब हुआ बी। फिर है वाई डज जेन्स विजिट टू द बिंगलेज एंड अप लास्टिंग फॉर डेज। यानी जेन की जो विज़िट है, वो घूमने जाती है बिंगलेज के यहाँ, वो कई दिन क्यों लग जाते हैं उसको। शी गेट्स सोक्ड इन अ रेन स्टॉर्म एंड बिकम्स इल, मिस्टर बिंगले प्रपोजेस टू हर, मिसेस बेनेट फॉरगेट्स टू सेंड अ कैरियर्स टू ब्रिंग हर होम, या जेन इज़ होपिंग टू मेक मिस्टर डार्सी फॉल इन लव विद हर। तो आपको याद ही होगा कि वो भीग गई थी बारिश में और बीमार हो गई थी, और फिर उसकी मदद के लिए एलिजाबेथ को जाना पड़ा था। तो हमारा जवाब है ए, शी गेट्स सोक्ड इन द रेन स्टॉर्म एंड बिकम्स इल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब होता है, दैट मिस्टर बेनेट्स प्रॉपर्टी इज़ एंटेल्ड, कि मिस्टर बेनेट की जो प्रॉपर्टी है वो एंटेल्ड है। एंटेल्ड मतलब कि उसका वारिस उनकी 5 बेटियों में से कोई नहीं हो सकता। देखिए तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, लेडी कैथरीन डी बोरो गेव इट टू हिम, इट कैन ओनली बी इनहेरिटेड बाय अ मेल, इट कम्स फ्रॉम हिज वाइफ्स फैमिली, या ही रेंट्स फ्रॉम सर विलियम ल्यूकस। तो ये जो प्रॉपर्टी है मिस्टर बेनेट की, वो केवल एक मेल के द्वारा ही इनहेरिट की जा सकती है, यानी केवल एक पुरुष जो उत्तराधिकारी है वही विरासत में पा सकता है उनकी संपत्ति को। इसीलिए तो मिस्टर बेनेट चाहते हैं कि एलिजाबेथ शादी कर ले मिस्टर कॉलिंस से, ताकि घर का माल घर में ही रहे, जो प्रॉपर्टी है वो उनके दामाद, जो जिसको भी ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है वो उनका दामाद बन जाए, तो सारी प्रॉपर्टी घर में ही रहेगी। लेकिन वो एलिजाबेथ स्वीकार ही नहीं करती उनको। तो अच्छा खैर, मिस्टर बेनेट की प्रॉपर्टी एंटेल्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, आंसर है हमारा बी, इट कैन ओनली बी इनहेरिटेड बाय अ मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट रीज़न डज विकहम गिव एलिजाबेथ, यानी क्या कारण देता है विकहम एलिजाबेथ को फॉर हिज डिसलाइक ऑफ डार्सी, कि वो उसको डार्सी क्यों पसंद नहीं है। डार्सी किल्ड हिज कज़न इन अ ड्यूल, डार्सी वुडंट लेट विकहम मैरी हिज सिस्टर, डार्सी बिट्रेड हिज कंट्री, डार्सी चीटेड हिम आउट ऑफ एन इनहेरिटेंस। तो ये जो डी आंसर है, डार्सी चीटेड हिम, कि डार्सी ने उसको धोखा दिया आउट ऑफ एन इनहेरिटेंस, उसकी विरासत से, ये कारण विकहम बताता है एलिजाबेथ को कि उसको डार्सी इसलिए पसंद नहीं है कि डार्सी ने उसको धोखा दिया है उसकी विरासत से। बाकी ये वाले जो आंसर्स हैं ये नहीं हैं, ये डी आंसर यहाँ पर सही है। टू विच बेनेट डॉटर डज मिस्टर कॉलिंस प्रपोज मैरिज, यानी कौन सी बेनेट डॉटर को, मिस्टर बेनेट की कौन सी बेटी को मिस्टर कॉलिंस प्रपोज करते हैं शादी के लिए।
तो मैंने अभी आपको बताया ही था कि मिस्टर कॉलिंस ने किसको प्रपोज किया था, एलिजाबेथ को प्रपोज किया था, उसने वो ऑफर ठुकरा दिया। फिर शार्लट ल्यूकस ने उससे शादी कर ली। तो अब क्योंकि हमारे पास हैं ये ऑप्शंस एलिजाबेथ, जेन, मैरी और लिडिया, तो आंसर आपको मालूम ही है कि ये एलिजाबेथ यानी कि ए आंसर है। फिर होम डज मिस्टर कॉलिंस मैरी, मिस्टर कॉलिंस किससे शादी करते हैं जब एलिजाबेथ उनको ठुकरा देती है? तो मैंने आपको बताया ही था कि वो शार्लट ल्यूकस से शादी करते हैं। तो जेन भी गलत आंसर है, लिडिया गलत आंसर है, मिस बिंगले गलत आंसर है। सही आंसर है शार्लट ल्यूकस यानी कि डी। फिर है वाई डज मिस बिंगले डिसलाइक एलिजाबेथ, मिस बिंगले एलिजाबेथ को डिसलाइक क्यों करती है, मतलब उनको नापसंद क्यों करती है? मिस बिंगले को एलिजाबेथ क्यों पसंद नहीं है? ऑप्शंस हैं हमारे पास। शी इज़ जेलस ऑफ डार्सीज ग्रोइंग अट्रैक्शन टू एलिजाबेथ, एलिजाबेथ इंसल्टेड मिस बिंगले एट द बॉल, विकम हैज़ टोल्ड मिस बिंगले लाइज अबाउट एलिजाबेथ्स कैरेक्टर, डार्सी इज़ कॉन्स्टेंटली स्पीकिंग इल ऑफ एलिजाबेथ। तो आपको मालूम ही है कि ये जो मिस बिंगले हैं इनको एलिजाबेथ क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि डार्सी अट्रैक्ट हो रहा है एलिजाबेथ की तरफ और ख़ुद मिस बिंगले अट्रैक्टेड हैं डार्सी की तरफ। तो भाई जिस लड़के की तरफ एक लड़की अट्रैक्टेड है वो लड़का किसी दूसरी लड़की की तरफ अट्रैक्टेड होगा तो भाई उस लड़की से जेलसी हो ही जाएगी ना लड़की को। तो ये जो हमारा ए आंसर है वो सही है। शी इज़ जेलस, वो ईर्ष्या रखती है ऑफ डार्सीज ग्रोइंग अट्रैक्शन, डार्सी का जो अट्रैक्शन बढ़ रहा है टू एलिजाबेथ, एलिजाबेथ के प्रति। ए आंसर हमारा सही है। फिर है वेयर डू द बिंगलेज एंड डार्सी गो फॉर द विंटर, यानी सर्दियों में बिंगले और डार्सी कहाँ जाते हैं? पेम्बरले, लंदन, दे रिमेन एट नीदरफील्ड या फिर फ्रांस। तो ये कहाँ जाते हैं भाई? लंदन जाते हैं। जवाब हुआ हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मार्च में एलिजाबेथ गोज़ टू विजिट, एलिजाबेथ मिलने जाती है मिस डार्सी, शार्लट ल्यूकस या फिर विकहम एंड लिडिया या फिर मिस बिंगले। तो मार्च में एलिजाबेथ शार्लट ल्यूकस से मिलने जाती है। जवाब हुआ हमारा बी। फिर लेडी कैथरीन डी बोरो इज़ डार्सीज, तो ये तो क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि लेडी कैथरीन डी बोरो डार्सी की आंट हैं। तो हमारा जवाब है ए। फिर है व्हेन डार्सी फर्स्ट प्रपोजेस टू एलिजाबेथ, जब पहली बार डार्सी प्रपोज करता है एलिजाबेथ को, ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द प्रपोजल ड्वेलिंग ऑन, तो अपना ज़्यादातर प्रपोजल वो किस चीज़ में, ड्वेल ऑन का मतलब किस चीज़ पर केंद्रित रहकर, किस संबंध में बात करते करते वो प्रपोज करता है? हर ब्यूटी, हाउ सोशली अनसुइटेबल अ मैच शी इज़ फॉर हिम, हाउ मच ही एडोर्स हर फैमिली, हाउ मच मनी ही विल लेविश ऑन हर। तो ब्यूटी की बात तो उसकी वो करता ही नहीं। फिर वो उसकी फैमिली को एडोर करता है? नहीं, वो उसकी फैमिली को एडोर नहीं करता। फिर कितना पैसा वो उसके ऊपर खर्च करेगा, ये बात भी नहीं करता। वो उसको ये बताता है कि कितनी सोशली इन्फीरियर है उसकी फैमिली, यानी एलिजाबेथ बेनेट की जो फैमिली है वो डार्सी की फैमिली से इन्फीरियर है, वो लोग उतने पैसे वाले नहीं हैं, डार्सी बहुत रिच है। तो ये बात वो बोलता है अपने प्रपोजल में। तो हमारा जवाब हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डार्सी प्रपोजेस फॉर द फर्स्ट टाइम, जब डार्सी पहली बार प्रपोज करता है तो एलिजाबेथ टेल्स हिम दैट शी इज़ एंगेज टू विकम, वो उसको ये कहती है कि वो विकम के साथ एंगेज्ड है। आस्क हिम फॉर मोर टाइम, उससे कहती है कि मुझे कुछ और समय दो। टर्न्स हिम डाउन, उसको ठुकरा देती है। फेंट्स या फिर बेहोश हो जाती है। तो ना तो वो बेहोश होती है, ना वो उससे समय मांगती है, ना वो उससे कहती है कि विकम के साथ एंगेज्ड है, वो उसको टर्न डाउन यानी ठुकरा देती है उसका प्रपोजल। फिर है एलिजाबेथ फीलिंग्स टुवर्ड्स डार्सी, एलिजाबेथ की जो भावनाएं हैं डार्सी के प्रति बिगिन टू चेंज, बदलने लगती हैं। व्हेन, जब, ही, वो सेंड्स हर अ लेटर एक्सप्लेनिंग हिज एक्शंस, उसको पत्र भेजता है अपने कार्यों को एक्सप्लेन करते हुए। फिर या फिर फाइट्स अ ड्यूल विद विकम, या फिर विकम के साथ एक मल्लयुद्ध करता है। सेंड्स मनी टू जेन, जेन को पैसे भेजता है। मैरीज मिस बिंगले, मिस बिंगले से शादी कर लेता है। तो आपको मालूम ही है कि सही जवाब क्या है, वो
एलिजाबेथ को एक लेटर भेजता है जिसमें वो बताता है, अपनी बातों को एक्सप्लेन करता है। जिस वक्त पहले प्रपोज किया था तो एलिजाबेथ ने ठुकरा दिया, वो अपनी बात को कह नहीं पाया ढंग से, जो भी कहना चाहता था अपना एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, लेकिन लेटर में वो अपनी बातों को एक्सप्लेन कर देता है। तो फिर उसके बाद एलिजाबेथ की फीलिंग्स डार्सी के प्रति चेंज होने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्सीज एस्टेट इज़ कॉल्ड। डार्सी की जो एस्टेट है उसको क्या कहा जाता है? रोजिंग्स, लंदन, पेम्बरले या ब्राइटन। तो आपको मालूम है कि डार्सी की जो एस्टेट है वो पेम्बरले है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज लिडिया स्पेंड द समर एंड वाई। लिडिया अपनी गर्मी कहाँ बिताती है और क्यों? नीदरफील्ड टू बी नियर डार्सी, लंदन बिकॉज शी एन्जॉयज़ द ओपेरा, ब्राइटन टू बी नियर द मिलिशिया रेजिमेंट, या फिर बारबाडोस फॉर हर हेल्थ। तो सही जवाब है ब्राइटन टू बी नियर द मिलिशिया रेजिमेंट। तो जहाँ मिलिट्री की रेजिमेंट है ब्राइटन में, वहाँ पर वो बिताना पसंद करती है क्योंकि मिलिट्री वाले उसको पसंद हैं। तो हमारा जवाब हुआ सी। क्वेश्चन 33, हु पेज ऑफ विकहम। विकहम को कौन पैसे देता है? कन्विंसिंग हिम टू मैरी लिडिया, उसको विश्वास में लेने के लिए कि वो लिडिया से शादी कर ले। बिंगले, डार्सी, मिस्टर गार्डिनर या मिस्टर कॉलिंस। तो विकहम को पैसे डार्सी देता है, जवाब हुआ हमारा बी। वाई डज लेडी कैथरीन फॉरबिड एलिजाबेथ टू डू। अच्छा, वॉट डज यानी लेडी कैथरीन क्या करने से मना करती हैं एलिजाबेथ को? मैरी बिंगले, विजिट रोजिंग्स, मैरी डार्सी या फिर सी विकहम। तो लेडी कैथरीन मना करती हैं एलिजाबेथ को, भाई तुम डार्सी के पास भी मत फटकना। तो क्या जवाब हुआ इसका? मैरी डार्सी, यानी हमारा जो आंसर है वो सी हुआ, क्योंकि वो जो लेडी कैथरीन है वो अपनी बेटी से शादी करना चाहती हैं डार्सी की। तो हमारा जो जवाब है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉवल एंड्स विद। ये जो उपन्यास है किसके साथ समाप्त होता है? डार्सी मैरिंग एलिजाबेथ एंड बिंगले मैरिंग मिस डार्सी, या फिर डार्सी मैरिंग एलिजाबेथ एंड विकहम मैरिंग जेन, या फिर बिंगले मैरिंग जेन एंड एलिजाबेथ मैरिंग विकहम, या फिर बिंगले मैरिंग जेन एंड डार्सी मैरिंग एलिजाबेथ। तो जो नॉवल समाप्त होता है उसमें बिंगले जेन से शादी करता है और डार्सी एलिजाबेथ से शादी करता है। तो जवाब हुआ हमारा डी। अब जेन ऑस्टन वॉज बॉर्न। जेन ऑस्टन कब पैदा हुई थी, यानी जिसने लिखा है प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो जो लेखिका हैं वो कब पैदा हुई? ऑप्शंस हैं 1773, 1774, 1775 और 1776। तो जेन ऑस्टन का जन्म 1775 में हुआ, आंसर हमारा हुआ सी। फिर जेन ऑस्टन वॉज बॉर्न एट। जेन ऑस्टन पैदा हुई कहाँ पर? स्टीवेंटन, स्ट्रैटफर्ड, यॉर्कशायर। तो आप कंफ्यूज ना हो स्टीवेंसन और स्टीवेंटन में। स्टीवेंसन जगह का नाम नहीं है, जिस जगह वो पैदा हुई उस जगह का नाम है स्टीवेंटन। तो हमारा जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेन ऑस्टन वॉज बॉर्न। जेन ऑस्टन पैदा हुई थी कहाँ? इन इंडिया, भारत में, इन फ्रांस, फ्रांस में, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, इन अमेरिका, अमेरिका में। तो ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं, इंग्लैंड में ही पैदा हुई थी, आंसर सी। जेन ऑस्टन्स एलिनोर एंड मैरियम वॉज पब्लिश्ड विद द टाइटल। तो पहले ये जो नॉवल है एलिनोर एंड मैरियम, ये बाद में किस टाइटल से, किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? सेंस एंड सेंसिबिलिटी। तो ये आप याद रखिएगा कि, और इससे भी ज़्यादा अभी जो आने वाला सवाल है वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि एलिनोर एंड मैरियम ये पब्लिश हुआ बाद में सेंस एंड सेंसिबिलिटी के नाम से। और अब जो ये 40वां क्वेश्चन है ये बेहद इम्पोर्टेंट है। जेन ऑस्टन्स फर्स्ट इम्प्रेशंस वॉज पब्लिश्ड विद द टाइटल। तो जो फर्स्ट इम्प्रेशंस नॉवल है ये किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? ये आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो उपन्यास आपके सिलेबस में है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस। और प्राइड एंड प्रेजुडिस का पहले टाइटल क्या था? फर्स्ट इम्प्रेशंस। फर्स्ट इम्प्रेशंस जब ये लिखा गया था तो फर्स्ट इम्प्रेशंस नाम से लिखा गया था, लेकिन बाद में जब ये पब्लिश हुआ तो प्राइड एंड प्रेजुडिस नाम से पब्लिश हुआ। बेहद इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन,
ज़रूर नोट कर लीजिए, ये नहीं भूलना है आपको। जेन ऑस्टन सेंस एंड सेंसिबिलिटी वॉज पब्लिश, तो सेंस एंड सेंसिबिलिटी कब पब्लिश हुआ? 1813, 1814, 1816, 1811, ये पब्लिश हुआ 1811 में। आंसर डी। फिर हमारा अगला सवाल है, इन इट्स फाइनल फॉर्म, अपनी फाइनल फॉर्म में प्राइड एंड प्रेजुडिस वॉज पब्लिश्ड, प्राइड एंड प्रेजुडिस प्रकाशित हुआ फाइनल फॉर्म में। तो फाइनल फॉर्म में जो प्रकाशित हुआ 1813, 14, 16, 18 नहीं, ये 1818 में फाइनल फॉर्म में पब्लिश हुआ। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में आपको ये सारे फैक्ट्स जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो आपके सिलेबस में है ही। एक बार को आप सेंस एंड सेंसिबिलिटी के बारे में भूल जाएं, किसी दूसरे नॉवल के बारे में भूल जाएं, मैन्सफील्ड पार्क के बारे में भूल जाएं, एमा के बारे में भूल जाएं, लेकिन प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में तो आपको याद रखना है कि इसको, ये जो फाइनल फॉर्म में पब्लिश हुआ वो 1818 में पब्लिश हुआ, और इसका पहला टाइटल था फर्स्ट इम्प्रेशंस। क्वेश्चन 43, जेन ऑस्टन पब्लिश्ड मैन्सफील्ड पार्क, जेन ऑस्टन ने मैन्सफील्ड पार्क कब पब्लिश किया? 1813, 1814, 1816, 1818, तो इसका जवाब है 1814। जेन ऑस्टन्स एमा वॉज पब्लिश, जेन ऑस्टन का एमा जो उपन्यास है वो पब्लिश हुआ 1813, 1814, 1816, 1818, इसकी पब्लिकेशन डेट है 1816। फिर है जेन ऑस्टन्स नॉर्थेंजर एबे एंड परसुएसन वर पब्लिश्ड, तो ये दोनों नॉवेल्स कब पब्लिश हुए? 1813, 1814, 1816, 1818, तो ये दोनों नॉवेल्स पब्लिश हुए 1818 में। और आपको ये पता है कि जेन ऑस्टन की डेथ कब हुई? 1817 में, और ये नॉवेल्स कब पब्लिश हुए हैं? 1818 में। तो जाहिर सी बात है कि उसकी डेथ के बाद ये नॉवेल्स पब्लिश हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉवेल्स, अरे ये तो आ ही गया इसके बाद, विच नॉवेल्स वर पब्लिश्ड आफ्टर जेन ऑस्टन्स डेथ, तो कौन से नॉवेल्स जेन ऑस्टन की डेथ के बाद पब्लिश हुए? अब यही बात तो अभी मैंने बताई थी आपको। चलिए देखते हैं, सेंस एंड सेंसिबिलिटी एंड एमा, प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड एमा, नॉर्थेंजर एबे एंड परसुएशन, और मैन्सफील्ड पार्क एंड एमा, तो ये तो आपने पहचान ही लिया, मैंने तो पहले ही चीटिंग करा दी आपको, 45 नंबर क्वेश्चन में बता दिया। तो यहाँ जवाब हमारा क्या हुआ? सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेनेट फैमिली लिव्स इन द विलेज ऑफ, ये गांव का नाम आ चुका है ना पहले। बेनेट फैमिली किस गांव में रहती है? लॉन्गबॉर्न। अच्छा, अभी तक नहीं आया, ये आया है ना, अभी आया है, तो ये आप याद कर लीजिए कि ये लॉन्गबॉर्न में रहती थी बेनेट फैमिली। फिर जो अभी मैं बता ही चुकी हूँ, ये तो आपको, जेन ऑस्टन डाइड इन, जेन ऑस्टन की मृत्यु कब हुई? 1813, 1817, 1818, 1819, आपको पता ही है कि जेन ऑस्टन की मृत्यु 1817 में हुई, और 1818 में पब्लिश हुए दो नॉवेल्स, ये ज़रूर याद रखिएगा, नॉर्थेंजर एबे और परसुएशन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और आगे फिर बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सोच रही हूँ ओलिवर ट्विस्ट पर फिर आपके लिए अपलोड करूँगी। अब इस वीडियो को यहाँ ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।